हेलो, नमस्कार, वणक्कम, वेलकम टू सीबीएसई विद सुधीर। मेरा नाम है सुधीर सहस्रनामन और आज हम करने जा रहे हैं हिस्ट्री का पहला चैप्टर जो कि आपकी सोशल साइंस की इस किताब में है, क्लास 7 के लिए, एक्सप्लोरिंग सोसाइटी इंडिया एंड बियॉन्ड। चैप्टर नंबर 4 है। ओके, हिस्ट्री का पहला चैप्टर है बिकॉज पहले 3 चैप्टर्स तो ज्योग्राफी के हैं। तो शुरुआत करते हैं। इसका नाम है न्यू बिगिनिंग, सिटीज एंड स्टेट्स। छोटा चैप्टर है लेकिन काफी कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर है और मेरी कोशिश ये रही है कि इसको जितना ज्यादा मैं सिंप्लीफाई कर सकूं उतना ज्यादा मैं सिंप्लीफाई करने की मैंने कोशिश की है। आई होप आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। तो थोड़ा धीरे से जाएंगे और जो छोटी सी छोटी चीजों को भी मैंने समझाने की कोशिश की है क्योंकि जैसे मैंने कहा थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स चैप्टर है। तो शुरुआत की जाती है कौटिल्य के एक कोट से। कौटिल्य जो कि चाणक्य का दूसरा नाम था, उन्होंने ये कहा कि जो किंगडम है यानी कि जो राज्य है राजा का, उसको हमेशा सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए। उसको सुरक्षा कैसे प्रदान की जानी चाहिए? उसके किले के आसपास पूरी तरह से इस तरह के फोर्टिफिकेशन रहे ताकि शत्रु किसी तरह से हमला नहीं कर सके। इनफैक्ट मैं पिछले हफ्ते वेल्लोर में था। वेल्लोर का जो किला है वो काफी अद्भुत किला है, काफी देखने में बिल्कुल शानदार लगता है। इनफैक्ट मुझे उसी दिन पता चला कि 1857 का जो म्यूटिनी था, 1857 का जो म्यूटिनी था, उससे तकरीबन 50 साल पहले वेल्लोर फोर्ट के अंदर एक म्यूटिनी हुई थी। ओके, तो ये काफी अद्भुत कहानी है वेल्लोर की। अगर आपको इंटरेस्ट है तो जाके जरूर पढ़िए। पेरेंट्स से मैं कहूंगा कि आप पढ़कर अपने बच्चों को यह कहानी सुनाएं। इट्स ए वेरी इंस्पायरिंग स्टोरी। तो उनका कहना है कि जो राज्य है उसकी जो राजधानी रहती है उसको पूरी तरह से सुरक्षित रखना राजा का कर्तव्य है। उसी तरह से जो भूमि है, द लैंड शुड नॉट बी केपेबल ऑफ सस्टेनिंग द पॉपुलेशन, कि सिर्फ भूमि इसलिए नहीं है कि वहां के लोग उस पर रह सके, उसके साथ साथ बाहर के लोगों को भी अगर किसी तरह की असुविधा हो तो उस समय पर उस भूमि पर वे आकर रह सकते हैं इन टाइम्स ऑफ कैलामिटीज। कैलामिटीज मतलब कुछ गलत घटना हो जाए, ओके, अकाल पड़ जाए, बाढ़ आ जाए, भूकंप आ जाए, उस तरह से। इट शुड बी ब्यूटीफुल, सुंदर होना चाहिए। बीइंग एंडोड विद कल्टिवेबल लैंड, जहां पर कृषि हो सके। माइनिंग यानी कि अलग तरह के पदार्थ, मिनरल्स वगैरह मिल सके। टिम्बर फॉरेस्ट यानी कि लकड़ियां। एलिफेंट फॉरेस्ट जहां पर हाथी भी रह सके। एंड गुड पैस्चर्स रिच इन कैटल, ताकि जहां पर गाय भैंस वगैरह भी चर सके। इट शुड नॉट डिपेंड ओनली ऑन रेन फॉर वाटर, सिर्फ बारिश से ही नहीं होना चाहिए, सिंचाई का भी प्रबंध होना चाहिए, यानी कि इरिगेशन का भी प्रबंध होना चाहिए। इट शुड हैव गुड रोड्स, अच्छी सड़कें होनी चाहिए, अच्छे रिवर्स से वाटरवेज होने चाहिए, नदियों में से। इट शुड हैव ए प्रोडक्टिव इकोनॉमी, यानी कि उसका जो एक तरह की जो आर्थिक व्यवस्था है वो काफी प्रोडक्टिव होनी चाहिए कि ताकि सभी पैसा कमा सके, जिससे कि उनका जीवन चल सके। विद अ वाइड वैरायटी ऑफ कमोडिटीज। कमोडिटीज मतलब राइस हो, हल्दी हो, मिर्च हो, गेहूं हो, हर तरह के पदार्थ वहां पर मिलने चाहिए। सो दिस इज लाइक एन यूटोपियन काइंड ऑफ अ सिचुएशन। यूटोपियन मतलब कि बिल्कुल आइडियल सिचुएशन के बारे में कौटिल्य ने यह कहा है अर्थशास्त्र में। ओके, यहां पर एक तस्वीर है जो कि मगध की राजधानी की है। ओके, तो आगे चलते हैं चैप्टर में होता क्या है। ओके ओके, नाउ व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट इज दैट द न्यू बिगिनिंग सोशल साइंस चैप्टर, ये मैंने यहां पर लिखा है। तो मैं शुरुआत करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बेसिक्स समझाना चाहता हूं, क्योंकि होता क्या है कि इसमें काफी कंफ्यूजिंग हो जाता है, क्योंकि बीसी में उल्टी गिनती चलती है ना, उसमें उल्टी गिनती चलती है, तो इसलिए यह समझना जरूरी है। ओके, तो फर्स्ट मिलीनियम जो कि बीसीई है वो आता है 1000 बीसीई से 1 बीसीई तक। आप उल्टा चलिए, 1000 से 1 तक। ओके, जो बीसी है, बिफोर क्राइस्ट है। दिस कम्स आफ्टर द सेकेंड मिलीनियम, यानी कि सेकेंड मिलीनियम से पहले आता है, उसके बाद आता है। पहले सेकेंड मिलीनियम होगा, फिर फर्स्ट मिलीनियम होगा। तो सेकेंड मिलीनियम कौन सा होता है? 2000 से 1000 तक। सो 2000, 1000, फिर एक आएगा, राइट? तो ये आपको जानना जरूरी है, क्योंकि इस चैप्टर में इस मिलीनियम को लेकर काफी सारी चीजें आपको पता चलेंगी।
जो हड़प्पन, जो इंडस वैली, सरस्वती वैली सिविलाइजेशन है, जिसके बारे में हमने 6th क्लास में पढ़ा था, दैट हैपेंड बिटवीन 2600 BC टू 1900 BCE। तो ये आपको जानना जरूरी है। तो अगर यहां पर हम 6th सेंचुरी, 7th सेंचुरी, 8th सेंचुरी की हम काफी बात करेंगे, तो ये कहां पर आता है? तो 7th सेंचुरी आता है 700 BC टू 601 BC के बीच में। सिमिलरली 8वीं सदी आती है, शताब्दी आती है 800 BCE टू 700 BCE। तो इसका मतलब यह हुआ जो 7th सेंचुरी है या 8th सेंचुरी है या 6th सेंचुरी BCE है, वो आता है एक फर्स्ट मिलीनियम के बीच में। क्योंकि हम यहां पर इस चैप्टर में फर्स्ट मिलीनियम और सेकेंड मिलीनियम BCE की ही बात करेंगे, तो इसलिए मैंने सोचा थोड़ी सी गणित के बारे में जानकारी पहले से दे दूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। समझ में नहीं आया तो एक और बार बता देता हूं। फर्स्ट मिलीनियम आता है 1000 BCE टू 1 BCE तक, लेकिन उससे पहले आता है सेकेंड मिलीनियम। सेकेंड मिलीनियम से पहले कौन सा आता है? थर्ड मिलीनियम। थर्ड से पहले फोर्थ मिलीनियम। ये उल्टा आ रहा है, 4 3 2 1 0 और उसके बाद आफ्टर, ओके, क्राइस्ट के बाद, क्राइस्ट के बर्थ के बाद, आई मीन बिफोर क्राइस्ट एंड आफ्टर क्राइस्ट, इसको एडी बोलते हैं। हड़प्पन सिविलाइजेशन हैपेंड 2600। तो ये थोड़े से डेट्स के बारे में आप पूरी तरह से जान लीजिए। ओके, नाउ लेट्स कम टू द फर्स्ट अर्बनाइजेशन ऑफ इंडिया के बारे में जो जानकारी रखते हैं। तो हमने 6th क्लास में पढ़ा था कि द इंडस हड़प्पन सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन विच वी कॉल इंडियाज फर्स्ट अर्बनाइजेशन, क्योंकि आपने देखा था उसमें ढोलावीरा हो, लोथल हो, उस तरह के जो आपने पढ़े थे टाउन्स के बारे में, अर्बन सिविलाइजेशन के बारे में, वो 2600 BC से 1900 BC के पहले पहला अर्बन सिविलाइजेशन हो गया था। लेकिन आपने उसी चैप्टर में, आपको याद होगा, मैंने आपको यह भी बताया था कि टुवर्ड्स द एंड एक तरह से वो पूरा इंडस वैली सिविलाइजेशन खत्म हो गया। जो सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन था पूरी तरह से खत्म हो गया। हालांकि उसके सही तरीके से कारण हमको आज भी नहीं मालूम है कि किस वजह से पूरी तरह से खत्म हो गया। युद्ध से खत्म हुआ, उसकी आशंका, उसके चांसेस कम है, या किसी तरह का हैजा फैल गया, किसी तरह की बीमारी हो गई, उसकी वजह से पूरी तरह से वो सिविलाइजेशन पूरी तरह से खत्म हो गया। राइट, दैट वाज कॉल्ड द फर्स्ट अर्बनाइजेशन। तो यहां पर पढ़ते हैं फर्स्ट अर्बनाइजेशन ऑफ इंडिया was known as the Indus Harappan Sindhu Saraswati civilization, जो आपने 6th क्लास में पढ़ा था। सही बात। Now it occurred in the early second millennium, जो मैंने अभी बताया 2600 BC से लेकर 1900 BC तक। 1900 BC हालांकि it is part of the first millennium, लेकिन it is almost towards the end. It's like overlapping with the beginning of the second millennium, है ना? नहीं, beginning नहीं, एंडिंग ऑफ द सेकेंड मिलीनियम। जो 1900 है वो सेकेंड मिलीनियम का एंडिंग है, शुरुआत नहीं है, कंफ्यूज मत होना। ओके, ये उल्टा गिनती है। राइट, तो 700 साल का हिसाब है। राइट, इट लेटर डिसइंटीग्रेटेड, जैसे मैंने अभी बताया, मेनी सिटीज वर अबंडन्ड एंड पीपल इन सम रिमेनिंग सिटीज रेवर्टेड। रेवर्टेड मतलब वो वापस एक ग्रामीण तरीके की जिंदगी में चले गए, अर्बन से रूरल की तरफ चले गए। अर्बन मतलब शहरी, रूरल का मतलब ग्रामीण। राइट, तो ये हो गया। उसके बाद फर्स्ट अर्बनाइजेशन में एक और चीज जो हुई वो ये थी, दिस हैपेंड बिकॉज द कंपोनेंट्स ऑफ द हड़प्पन अर्बन ऑर्डर डिसअपीयर्ड, जो मैंने अभी बताया। एलैबोरेट स्ट्रक्चर्स जो थे, जो बिल्डिंग्स थी, क्राउडेड जो उनकी गलियां थी, ओके, स्पेशलाइज्ड ऑक्यूपेशंस, क्योंकि वो कई तरह के डिफरेंट ऑक्यूपेशंस को फॉलो करते थे। ट्रेड हुआ, अलग अलग तरह के ऑक्यूपेशंस विच इंक्लूडेड द रूलर ऑल्सो, की जो राज करता था। ए राइटिंग सिस्टम, सैनिटेशन जिसके काफी अच्छे प्रबंध थे, एडमिनिस्ट्रेशन एंड स्टेट स्ट्रक्चर विद अ रूलिंग क्लास। ओके, अर्बन लाइफ वाज एब्सेंट फ्रॉम इंडिया फॉर ऑलमोस्ट ए मिलीनियम आफ्टर दिस, यानी कि जो 1900 BC में जो खत्म हो गया, उसके बाद जो अर्बन ऑर्डर था वो ऑलमोस्ट 1000 साल के लिए भारत में नहीं था। ये काफी इंपॉर्टेंट बात है। आई होप यहां तक आपको समझ में जाइए, इसलिए मैंने पहले से कहा थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, नोटबुक लेकर रखो ताकि आप पूरे, मैंने आपको इस तरह के पॉइंट्स में आसानी से समझाने के लिए लिखा है ताकि आपको समझ में आए। तो इन नोट्स को लिख लो, अपनी हैंडराइटिंग में काफी फायदा होगा। नाउ
क्योंकि किताब में पढ़ेंगे कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होता है। तो इसके बाद हम चलते हैं सेकेंड अर्बनाइजेशन में। तो सेकेंड अर्बनाइजेशन की बात क्यों आती है, तो ये सब मैंने आपको बता दिया है। मैं इसको बुक से मैं पूरा नहीं पढ़ने वाला हूं, बिकॉज बुक में काफी कंफ्यूजन हो जाता है, तो नोट्स से मैं पढ़ाऊंगा आपको। ओके, तो ये तो हो गया। ओके, मैं यहां पर लेके आता हूं। तो सेकेंड अर्बनाइजेशन ऑफ इंडिया की जब बात आती है 1900 बीसी में, इंडस वैली सिविलाइजेशन या सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन या हड़प्पन सिविलाइजेशन खत्म हो गया, और उसके साथ ही फर्स्ट अर्बनाइजेशन ऑफ इंडिया खत्म हो गया। उसके ऑलमोस्ट एग्जैक्टली नहीं, ऑलमोस्ट 1000 साल तक इंडिया में अर्बनाइजेशन ज्यादातर नहीं मिला था। उसके बाद शुरुआत हुई सेकेंड अर्बनाइजेशन ऑफ इंडिया की, जो कि आज तक चल रही है। ओके, इट बिगैन इन द फर्स्ट मिलीनियम। फर्स्ट मिलीनियम मैंने कैसे बताया, 1000 to 1 BCE, 1000 BCE to 1 BCE. It started as a vibrant new phase of urbanization. जो उसकी शुरुआत हुई वो एक वाइब्रेंट फेस ऑफ अर्बनाइजेशन, प्राइमरली emerged in the Gangetic plain. So ये जो गंगा का जो प्लेन है, ओके, ये जो गंगा, ये पूरा हो गया आपका हिमालयस, जो कि व्हाइट में दिख रहा है। ये पूरा जो इलाका है, यहां से गंगा नदी फ्लो होती है, राइट। गंगोत्री से निकल के पूरे उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश से निकल कर ये पूरे जाती है। सो दिस इज कॉल्ड द गैंजेटिक प्लेन, है ना। तो पूरे गंगा के प्लेन में इसका, वहां से इसकी शुरुआत हुई। पार्ट्स ऑफ द इंडस और सिंधु बेसिन, जो इंडस और सिंधु बेसिन हमारे नॉर्दर्न पार्ट में है, यानी कि इस तरफ जो है, यहां पर भी, राइट। एंड नेबरिंग रीजन्स ग्रेजुअली स्प्रेड टू अदर पार्ट्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। तो यहां से शुरुआत हुई और यहां से उसने फैलना शुरू किया। किसने? अर्बनाइजेशन ने, यानी कि ज्यादा से ज्यादा शहरीकरण होने लगा। नोन फ्रॉम आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन एंड लिटरेचर। इसकी जानकारी हमको कैसे है? आर्कियोलॉजी यानी कि खुदाई करते हैं, उससे जिस तरह के जो चीजें मिलती हैं पुराने जमाने के बारे में, उससे हमें पता चलता है कि ये लोग एक अर्बन जीवन व्यतीत करते थे, एक शहरी के रूप में रहते थे। ओके, उसके साथ साथ जितने भी लिटरेचर मिला है, वैदिक लिटरेचर हो, ओल्ड वैदिक लिटरेचर हो, बुद्धिस्ट हो या जैन टेक्स्ट हो, राइट। यहां पर आपको लिखा है, सो यू हैव डिस्क्राइबिंग द लेट वैदिक, बुद्धिस्ट एंड जैन लिटरेचर्स आर फुल ऑफ रेफरेंसेस टू दिस न्यू अर्बन सेंटर्स। तो तब की जो लिखाई में इन सभी अर्बन सेंटर्स के बारे में मेंशन किया गया है, इसी से हमको जानकारी मिलती है। एक तो हो गई आर्कियोलॉजी, दूसरी हो गई इस तरह के लिटरेचर। ओके, दिस फेज ऑफ अर्बनाइजेशन हैज कंटिन्यूड राइट अप टिल टुडे। तो आज भी हम जो शहरीकरण देखते हैं, ओके, एक दिल्ली हुआ, मुंबई हुआ, हैदराबाद हुआ, बेंगलुरु हुआ, ये सभी के सभी उसी का एक कंटिन्यूएशन होकर चल रहे हैं। ओके, नाउ अब हम दूसरी चीज पे चलते हैं, और यहां पर मैं आपको दो नए टर्म्स को इंट्रोड्यूस करूंगा। पहला है जानपदा और दूसरा है महाजानपदा। ओके, टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सेकेंड मिलीनियम, जब सेकेंड मिलीनियम खत्म हो रहा था, रीजनल कल्चर्स इन नॉर्थ इंडिया स्टार्टेड टू रीऑर्गेनाइज। ओके, वो थोड़े से रीऑर्गेनाइज होने शुरू हो गए। ओके, पीपल फॉर्म्ड क्लैंस। क्लैंस का मतलब है एक तरह से एक ही तरह के लोग हों तो वो एक तरह का गुट बना लेते हैं। ऑफन शेयरिंग लैंग्वेज एंड कस्टम्स, ईच क्लैन बिकेम एसोसिएटेड विद द टेरिटरी और जनपदा। ओके, जनपदा मतलब क्या है? ये संस्कृत का शब्द है जिसका मतलब है, जना का मतलब है पीपल, लोग, और पदा का मतलब है फुट। ओके, जहां पर वो पैर रखें, जहां पर लोग पैर रखें उससे बनता है ये शब्द जनपदा। ओके, ये संस्कृत का शब्द है, और हर जनपदा का एक राजा होता था जो कि राज करता था। ओके, जनपदास ग्रू एज ट्रेड नेटवर्क्स एक्सपैंडेड। तो जब एक इलाके का एक राजा होता था, वो चाहता था कि मैं और अपने लोगों के लिए पैसे बनाऊं, कारोबार हो, तो वो दूसरे राज्य से कारोबार करता था। तो इस तरह से जनपदा बढ़ने लगे। उसको लगता था ये इतना शक्तिशाली नहीं है, तो मैं इसके ऊपर कब्जा कर देता हूं। तो इस जनपदा का एक तरह से जो एरिया ऑफ इंफ्लुएंस था वो बढ़ जाता था। तो इस तरह से एक तरह से ऑर्गेनाइजेशन होने लगा जनपदास का।
8वीं या 7th सेंचुरी जो कि फर्स्ट मिलीनियम में आता है, यानी कि 1000 BCE टू 1 BCE के बीच में 8th सेंचुरी या 7th सेंचुरी आता है। जैसे कि आज की तारीख में वी आर इन द 21st सेंचुरी, है ना, वी आर इन द 21st सेंचुरी। आप देखिए ना, वी आर इन द 2000 टू 2100 वाले सेंचुरी में है अभी, ओके। लेकिन कौन से मिलीनियम में है? वी आर इन द थर्ड मिलीनियम, राइट? 2000 to 3000, 1000 to 2000 was the second millennium, 1 to 1000 was the first millennium. So we are in the third millennium in the 21st century. उसी तरह से आपको उस तरफ जाना है BCE में जहां पर माइनस की तरफ जाएगा। तो 8th और 7th सेंचुरीज BCE में कुछ जनपदास आपस में मिल गए या एक के ऊपर दूसरे के ऊपर आक्रमण करके कब्जा करके बड़े हो गए और उनको बनाया, उनको कहा जाता था महाजनपदास, ओके, महाजनपदास। और इसके हालांकि अलग अलग नंबर बताए जाते हैं, लेकिन जितना एक तरह से ऑफिशियल रूप में देखें तो वी बिलीव देयर आर 16 महाजनपदास जो कि एरिया में, पॉपुलेशन में, जनसंख्या में काफी ज्यादा थे। These 16 महाजनपदास extended from गंधारा in the northwest, नॉर्थवेस्ट मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन के आसपास, वहां से लेकर अंगा इन द ईस्ट, ईस्ट मतलब पूर्वी इलाके में, यानी कि जो नॉर्थ ईस्ट वगैरह है, बंगाल, आसाम के बियॉन्ड, वहां पर अंगा होता था। तो यहां से इतना ज्यादा एरिया एक्सटेंड होता था। उसी तरह से एंड आशमका इन सेंट्रल इंडिया, सेंट्रल इंडिया में एक जगह है आशमका, वहां तक। मेनी महाजनपदास वर कॉन्सेंट्रेटेड इन द फर्टाइल गंगा प्लेन्स, जैसा कि मैंने बताया। रीजंस बीइंग, इसका कारण क्या था? क्योंकि वहां पर जो भूमि है, हमने ज्योग्राफी में भी पढ़ा है, काफी उपजाऊ जमीन है, राइट, फर्टाइल है, एलुवियल सॉइल है, तो काफी फर्टाइल सॉइल है। उसके साथ साथ वहां पर लोहा भी मिलता था एंड न्यू ट्रेड नेटवर्क, क्योंकि गंगा नदी बहती थी, तो गंगा नदी से आप पानी के सहारे एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंच सकते थे। सो 300 BCE तक, 300 BCE तक द महाजनपदास खत्म हो गए, तो वो खत्म हो गए। तो यहां पर लेट्स लुक एट द टेक्स्ट बुक ऑल्सो। जनपदास एंड महाजनपदास, ये तो मैंने आपको बता दिया। द जनपदास ग्रू एज नेटवर्क्स, ये सारा, आई मीन देयर इज नथिंग व्हिच आई हैव लेफ्ट आउट इन द एंटायर थिंग। यहां पर ये आशमका जो है वो कि गोदावरी नदी के पास है। गोदावरी नदी जो कि महाराष्ट्र से निकलकर आज के तेलंगाना, आंध्र प्रदेश से जाकर बे ऑफ बंगाल में मिलती है। तो यहां तक, यानी कि दक्कन प्लाटू तक गोदावरी जहां पर आती है, यानी कि नर्मदा से थोड़ा सा नीचे, वहां तक आपका आशमका था, वहां तक इट वाज एक्सटेंडिंग, ओके, दिस महाजनपदास नाउ आर कॉन्सिडर्ड इन द थिंग। ये तो मैंने आपको बता दिया, ओके। नाउ द मोस्ट पावरफुल, ये आप देखें, द मगधा, कोसाला, वत्सा एंड अवंती। अगर आप मैप में देखेंगे, राइट, if you see in the map you will be able to identify. I want you to look at the map number 4.3. एक मिनट मैं बुक से निकाल के दिखाता हूं मैं आपको। तो बुक में 4.3 मैप देखिए, पेज नंबर 71 पर। तो अगर आप देखें अवंती, अवंती के नीचे लिखा है उज्जैन। तो आज की तारीख में जो उज्जैन है मध्य प्रदेश में, दैट इज व्हाट इज द मॉडर्न डे कैपिटल ऑफ अवंती राज्य, जो उस तरफ महाजनपदा उस समय पर था। उसी तरह से और कौन सा पूछा है? वत्सा, वत्सा कहां पे है? वत्सा तो मुझे, हाँ, वत्सा कौशंबी, ओके, जो कि आज के बिहार में पड़ेगा, राइट, बिहार, या बिहार में पड़ेगा, झारखंड में, बिहार में पड़े, नो नो नो, शायद इट विल बी ऑन द यूपी दिस थिंग, आई डोंट नो वेयर इज दिस कौशंबी एग्जैक्टली, इट मे बी इन उत्तर प्रदेश, आई एम नॉट वेरी श्योर। मगधा, मगधा पड़ेगा आपके जो आज के बिहार में है, राइट, मगधा विल बी इन टुडेज बिहार, उसका कैपिटल होगा राजगृह। और कोसाला, कोसाला कहां पे है? कोसाला यहां पे है, उसकी कैपिटल होगी श्रावस्ती, ओके। सो दीज आर क्वाइट इंटरेस्टिंग। तो आज के मैप के साथ आप उसको कंपेयर कीजिए, यू विल फाइंड इट वेरी फैसिनेटिंग, काफी मजा आएगा, ओके। ये अभी इसके बाद आगे चलते हैं, ओके। तो ईच जनपदा हैड एन असेंबली और काउंसिल कॉल्ड सभा और समिति। ये इंपॉर्टेंट है कि हर जनपदा के पास एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन था जिसको कि सभा कहते थे या समिति कहते थे।
तो उस पर्टिकुलर गुट में, ग्रुप में जो भी समस्याएं थी, जो भी डिस्कस करना था, वो सभी के सभी इस सभा या समिति में ही डिस्कस किया जाता था. एंड मैटर्स कंसर्निंग द क्लैन वर डिस्कस इन दिस असेंबलीज. द वर्ड सभा एंड समिति फर्स्ट अपीयर्ड इन द वेदा. सो वेद से निकाले गए ये शब्द हैं. जितने भी सदस्य थे वो जो जिनकी की उम्र ज्यादा थी, वो इस पूरे समिति का नेतृत्व करते थे. द लीडरशिप वॉज विद देम. द राजा वॉज एक्सपेक्टेड टू टेक एडवाइस फ्रॉम दिस असेंबलीज. ये काफी इंपॉर्टेंट है कि राजा का ये नहीं था कि जो राजा के मन में आए वो ही करता रहे. नहीं, जो वहां के उस गुट के, उस ग्रुप के जितने भी बड़े बुजुर्ग हैं, उनकी सलाह लेनी पड़ती थी राजा को. तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका अर्थ यह हुआ कि किसी तरह का एक लोकतांत्रिक रूप का एक एडमिनिस्ट्रेशन था. यानी कि इट वॉज ए डेमोक्रेटिक वे, दैट इट वॉज नॉट लाइक डिसाइडेड बाय वन पर्सन, बट एवरीबडीज ओपिनियन मैटर्ड. कि हर बंदे का ओपिनियन मायने रखता था और उसके बेसिस पर ही राजा किसी भी बात का फाइनल निर्णय लेता था. एक राजा जो कि एक जनपदा को लीड करता था, राइट? Ministers and administrators, according to some texts, an incompetent ruler could be removed by the assembly. तो अगर राजा एक बिल्कुल निकम्मा राजा हो, या एक राजा जो कि शायद किसी तरह से ऐसा काम करता हो जो जैसा काम उसको नहीं करना चाहिए, या किसी तरह के एक करप्ट बिहेवियर में इंडल्ज करे, तो अगर कोई भी गलत काम करे तो ऐसे राजा को हटाने का भी जो अधिकार था वो इस तरह के गुट में था, सभा या समिति में. दूसरी बात यह है, महाजनपदा में पॉलिटिकल सिस्टम एक्सपैंडेड द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ जनपदा. सो महाजनपदा का एरिया बड़ा था, जनसंख्या बड़ी थी, राइट? तो वो और भी बड़े बड़े निर्णय ले सकते थे. सम वर इफेक्टिवली मोनार्कीज वेयर द राजा वाज द अल्टीमेट अथॉरिटी. हालांकि कुछ ऐसे थे जहां पर राजा ही सबसे शक्तिशाली था, उसने जो कहा वही होता था. लेकिन एंड राजा का पोजीशन हेरिडिटरी होता था, यानी कि जो राजा है उसका बेटा ही अगला राजा बनेगा. मोनार्क्स कलेक्टेड टैक्सेस, मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर, केप्ट एन आर्मी एंड बिल्ड फोर्टिफिकेशन, ताकि पूरी तरह से सुरक्षा उस जगह की हो. मगध, कोसला एंड अवंती वर अमंग द मोस्ट पावरफुल मोनार्कियल स्टेट्स. सो ये तीन राज्य ऐसे थे जो कि बड़े महाजनपदास माने जाते थे. दो महाजनपदास वज्जी और वृजी, वज्जी बोलते हैं या वृजी बोलते हैं, एंड मल्ला had a different system. ये अवंती, मगध और कोसला के विपरीत इनका सिस्टम था. यहां पर वज्जी और मल्ला में जो सभा या समिति होते थे, उनके पास ज्यादा शक्ति थी और वो काफी सारे जो महत्वपूर्ण निर्णय होते थे वो वोटिंग के जरिए करते थे. तो यानी कि इट वॉज एक्सट्रीमली डेमोक्रेटिक in the manner in which they operated, right? This included the selection of the raja. कि राजा का जो कौन राजा बनेगा ये निर्णय भी ये समिति या सभा ही करती थी. तो ये जो स्टेट्स थे इनको गणा या संघास कहते थे, एंड ये मोनार्कीज नहीं थे. मोनार्कीज मतलब राजा, मतलब राजा के बाद ही उसका बेटा ही राजा बनेगा, ऐसा नहीं होता था. देयर फंक्शनिंग इज समटाइम्स कॉल्ड डेमोक्रेटिक एंड स्कॉलर्स ऑफन रेफर टू देम एज अर्ली रिपब्लिक्स. कि जो आज की तारीख में हम भारत में या अमेरिका या कई सारे देशों में देखते हैं, जिस तरह की डेमोक्रेसी है, यानी कि लोकतांत्रिक व्यवस्था है, इसकी शुरुआत शायद इस तरह के सभा से समिति में ही की जाती थी, जिसको कि गणास या संघास कहते थे उस समय पर. ओके, नाउ आप देखेंगे कि जितने भी महाजनपदास थे, जो उसकी राजधानियां थी, राइट, जो इन राजधानियों का मैंने अभी जिक्र किया, जैसे कि मगधा की राजधानी राजगृह, वत्सा की कौशंबी, अवंती की उज्जैनी, इन सभी के बारे में आप एक टेबल में लिख लीजिए, क्योंकि आपको ये याद रखना होगा. आपसे एमसीक्यूज में या फिल इन द ब्लैंक्स में ये पूछा जा सकता है. ओके, तो जितने भी महाजनपदा की जो राजधानियां थी वे काफी बड़ी थी, बड़े शहर थे, और उनके आगे, उनके आसपास पूरी तरह से किले बने हुए थे उनकी सुरक्षा के लिए. ओके, तो इस तरह की राजधानियां वो बनी हुई थी. दूसरी बात ये, और जो मैंने अभी आपसे थोड़ी देर पहले वेल्लोर किले की बात की. ओके, तो ये जो होता है, यहां पर जो आप पानी देख रहे हैं, ओके, और यहां पर जो पानी देख रहे हैं, ये आउटर वॉल है. ये जो देख रहे हैं ना, ये बाहरी दीवार है. उसके बाद ये अंदर की दीवार है. तो अगर कोई शत्रु
इस राज्य की राजधानी पर, इस किले पर हमला करना चाहे तो उसके लिए सीधा रास्ता नहीं होगा। उसके लिए उसको इस दीवार को फांद कर, इस पूरे पानी को तैर कर यहां पर आना पड़ेगा। लेकिन उस तब तक यहां पर जो सैनिक होंगे वे उन पर निशाना डालेंगे, उन पर गोली चलाएंगे या तीर मारेंगे और उनको मार सकते हैं। कभी कभी तो यह भी होता था कि यहां पर कई सारे मगरमच्छों को भी छोड़ दिया जाता था, ताकि कोई भी तैर कर, कोई भी शत्रु तैर कर इस तरफ किले पर हमला नहीं कर सके। इस एरिया को कहते हैं मोट, MOAT। मोट क्या होता है? वो होता है एक डीप वाइड डिच, यानी कि एक जगह जहां पर पानी इकट्ठा हो सके, वाटर फिल्ड आउटसाइड द फोर्टिफिकेशंस फॉर डिफेंस। तो इससे किले की सुरक्षा में मदद मिलती थी। जिस वेल्लोर किले की जो मैंने बात की, या आप पालघाट का किला देखें, वहां पर आप पाएंगे एक मोट बना होता है जहां पर पानी इकट्ठा हो सकता है। आजकल वेल्लोर में मैंने पानी देखा, पालघाट में अभी चूंकि अभी गर्मी का मौसम है, मुझे मालूम नहीं पानी अभी भी होगा या नहीं, लेकिन वेल्लोर के किले में मैंने पिछले हफ्ते ही वहां पर पानी देखा, राइट। तो और यहां पर भी पानी है, तो यहां से आप यहां पर भी आने के लिए आपको थोड़ी सी मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। तो पानी एक एज एन लेयर ऑफ डिफेंस, ये काफी इंटरेस्टिंग चीज है। ओके, नाउ आगे चलते हैं। एक मिनट, तो यहां पर मोट की डेफिनेशन भी यहां पर दी हुई है आपको। तो यहां पर जनपदास और महाजनपदास, ये तो अभी हमने कर लिया है। इस मैप के कैपिटल्स को मैं फिर से बोल रहा हूं, आपको याद रखने पड़ेंगे। ओके, ये तो हो गया, मैं इसीलिए देख रहा हूं ताकि कुछ मिस ना हो जाए। ओके, अवंती इन पार्ट ऑफ टुडेज मध्य प्रदेश, कोसाला इन उत्तर प्रदेश, एंड मगधा जैसे मैंने कहा बिहार में। ओके, ये हो गया, ये सब तो हमने पढ़ लिया है। ये फोटोग्राफ्स आप देख लीजिए, कौसंबी का फोटोग्राफ है, वत्सा महाजनपदा का, मोर इनोवेशंस। ओके, चलिए आगे चलिए, कुछ नहीं छूटा। तो आगे हम चलते हैं अर्बन सेंटर्स और उनकी राजधानियों के बारे में। तो ये जो थे गेटवेज थ्रू रैम्पार्ट वॉल्स, रैम्पार्ट्स मतलब जो किले का जो टॉप पोर्शन है उसको रैम्पार्ट्स कहते हैं। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एड्रेसेस द कंट्री ऑन 15 अगस्त फ्रॉम द रैम्पार्ट्स ऑफ द रेड फोर्ट। जो रेड फोर्ट का जो ऊपर का एरिया है, वहीं पर खड़े होकर प्रधानमंत्री देश को संबोधित करते हैं, तो उसको कहते हैं रैम्पार्ट्स। वॉल्स वर केप्ट नैरो। दूसरी ये बात ये होती थी, जो गेटवेज थ्रू द रैम्पार्ट वॉल्स वर केप्ट नैरो, ताकि ज्यादा से ज्यादा शत्रु के सैनिक आक्रमण ना कर सके। तो जो एक तरह से जो गली की तरह होती थी, वो काफी चौड़ी नहीं होती थी, काफी नैरो होती थी, टू कंट्रोल मूवमेंट। Many of these ancient capitals continue to be living cities today, some 2500 years old. अगर आप हैदराबाद में गोलकोंडा का किला देखेंगे, वहां पर भी देखेंगे जो अंदर आने का जो एरिया है, राइट, वो जो एक पैसेज है वो काफी नैरो रहता है, ताकि आक्रमण ज्यादा सैनिक एक साथ नहीं कर सके। तो उसको रिस्ट्रिक्ट करने का ये आर्किटेक्चरल प्रयास रहता है। आर्किटेक्चर जिस तरह से आपने उस किले को डिजाइन किया है, उसी से आपके जो आपको एक तरह का एक डिफेंस का एक और तरीका मिल जाता है। दूसरी बात, तो कौन कौन से एग्जांपल्स हैं? जैसे मैंने कहा, महाजनपदास के राजगृह जो कि मगधा और ये उसकी राजधानी है, कोसाला, श्रावस्ती, वत्सा, कौशंबी, जैसे मैंने कहा आपको ये सभी याद रखने पड़ेंगे। अवंती की राजधानी उज्जैनी, वृज्जी की वैशाली, मल्ला की कुशीनारा, गांधारा का तक्षशिला जो कि काफी फेमस है एज ए सेंटर ऑफ लर्निंग, शुरसेना का मथुरा और अंगा का चंपा। ओके, आगे चलते हैं। जितने भी शहर थे, दे ऑल्सो एमर्ज्ड इन द ईस्टर्न रीजन, यानी कि पूर्वी इलाके में, भारत के पूर्वी इलाके में, जैसे शिशुपालगढ़ जो कि मॉडर्न भुवनेश्वर का, आज की तारीख में भुवनेश्वर का भाग है, कैपिटल ऑफ कलिंगा। कलिंगा एम्पायर के बारे में आपने पढ़ा होगा, ओडिशा के स्टूडेंट्स हेलो बोलो, आपको तो कलिंगा के बारे में जरूर मालूम होगा। नोन फॉर इट्स स्ट्रिक्ट स्क्वायर प्लान, फोर्टिफिकेशन एंड ब्रॉड स्ट्रीट। तो यहां का आर्किटेक्चर थोड़ा सा अलग होता था। इसके साथ साथ जो दक्षिण भारत का जो इलाका था, वहां पर शहर आने लगे 400 BCE के आसपास, राइट। दक्षिण भारत के बारे में चैप्टर के एंड में पढ़ेंगे। ओके, इसके साथ साथ एक बड़ी बात जो हुई वो थी लोहे का आविष्कार, या लोहे को इस्तेमाल करने का प्रचलन जो शुरू हुआ। आप इन ब्यूटीफुल तस्वीरों को जो मैंने क्रिएट की हैं उनको देख सकते हैं, जिससे कि आपको आइडिया हो जाएगा कि किन किन चीजों में
लोहे का इस्तेमाल होने लगा, मेनली वेपन्स में, तलवार में, भाल में या तीर में, राइट, या किसी तरह से कुकिंग वगैरह करने में। सो जो जनपदास और महाजनपदास थे, दैट वाज आल्सो अ टाइम ऑफ बिग चेंज इंपैक्टिंग इंडियन सिविलाइजेशन। सो जितना भी भारत में सिविलाइजेशन डेवलप हो रहा था, तो उसमें जनपदा और महाजनपदा का एक बड़ी की काफी महत्वपूर्ण भूमिका थी। ए मेजर टेक्नोलॉजिकल शिफ्ट इन्वॉल्व आयरन मेटलर्जी। मेटलर्जी का मतलब मेटल का स्टडी, द साइंस ऑफ मेटल इज कॉल्ड मेटलर्जी, और उसमें लोहे का इस्तेमाल जिस तरह से होता था। So the techniques for extracting and shaping iron were perfected from early second millennium BCE, becoming widespread by the late second BCE। यानी कि पूरे 1000 साल लगे कि लोहे को किस तरह से इस्तेमाल करते हैं, उसको एक तरह से फाइन ट्यूनिंग करने में। जितने भी लोहे को लेकर जितने भी उपकरण का इस्तेमाल किया जाता था, उससे कृषि में मदद मिली कि किसी तरह के फावड़े का इस्तेमाल करो, या वो खेत को एक तरह से मिट्टी को ऊपर नीचे करने में अगेन लोहे का इस्तेमाल करो। ऑन ए बिगर स्केल आयरन आल्सो मेड बेटर वेपन्स। इस तरह के जो हथियार थे उसको बनाने में भी, क्योंकि वो काफी नोकीले होते थे और काफी तरह से प्रहार कर सकते थे, हंटिंग करने में हो, जानवरों को मारने में हो, या अपनी सुरक्षा करने में हो, उन सभी चीजों के लिए लोहे का इस्तेमाल होने लगा हथियारों में, राइट। लाइटर, शार्पर देन ब्रॉन्ज। सो ब्रॉन्ज के मुकाबले लोहे का इस्तेमाल ज्यादा होने लगा, क्योंकि उनको इसके फायदे समझ में आ गए। इसके साथ साथ एक दूसरी बड़ी डेवलपमेंट जो हुई वो ये थी कि सिक्कों का इस्तेमाल होने लगा। यहां पर मैंने दो एआई की तरह मदद से इमेजेस बनाए हैं। ऑब्वियसली इतने बड़े सिक्के नहीं बन रहे थे, लेकिन आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि कॉइन्स का इस्तेमाल होने लगा बाय द पीपल एट दैट टाइम इन जनपदा एंड महाजनपदा। सो द फर्स्ट इंडियन कॉइन्स, जो पहले भारतीय सिक्के जिसका कि इस्तेमाल किया गया, और उनको कहा जाता था पंच मार्क्ड कॉइन्स, की एक तरह से उसके ऊपर एक तरह का इंस्क्रिप्शन होता था, बिकॉज सिंबल्स वर पंच्ड ऑन द सॉफ्ट मेटल। जब वो बनता था तो वो मेटल सॉफ्ट होता था, उसके ऊपर किसी तरह का इंस्क्रिप्शन, ज्यादातर राजा के शक्ल की तस्वीर बनाई जाती थी, उसको एम्बॉस किया जाता था ताकि लोगों को पता चले कि ये राजा ने इश्यू किए हैं इस तरह के सिक्के। लेटर कॉइन्स ऑफ कॉपर, ओके, गोल्ड, सोने और अदर मेटल्स वर आल्सो मेड, लेकिन सबसे पहले कॉइन्स बने थे चांदी के। जनरली ईच महाजनपदा इशूड इट्स ओन कॉइन्स। हर महाजनपदा अपने सिक्के खुद इशू करता था, लेकिन दूसरे राज्य के सिक्के भी यहां पर इस्तेमाल होने लगे। जब भी कोई कारोबार होता था वो अपने सिक्कों में देता था। जैसे आज की तारीख में देखें, यू कैन ट्रेड इन इंडियन रुपीज, लेकिन अगर आपको यूरोप या अमेरिका वगैरह जाना हो तो आपको अपना करेंसी देके, रुपए देके आपको डॉलर खरीदने पड़ेंगे, राइट। तो यहां पर डॉलर में भी आप पे कर सकते हैं भारत में, कि मेरे पास रुपए नहीं है, मेरे पास डॉलर है तो मैं डॉलर, अगर अमेरिका से कोई व्यक्ति आता है तो वो डॉलर में पे कर सकता है, राइट। तो उसी तरह से तब भी इसका इस्तेमाल होता था दूसरे जगह के सिक्कों का। ए प्रोडक्टिव इकोनॉमी विद अ वाइड वैरायटी ऑफ कमोडिटीज वाज कंसीडर्ड इंपॉर्टेंट फॉर ए किंगडम, की यानी कि आपके पास लेट्स से मिर्ची उगाई नहीं जाती तो आप दूसरे राज्य से मिर्ची मंगाएंगे, राइट, तो आप अपनी करेंसी में पे करेंगे, राइट। तो करेंसी का आदान प्रदान, कमोडिटीज का आदान प्रदान भी उसी समय होने लगा था। दूसरे एक और बड़ा एस्पेक्ट था द वर्ण जाति सिस्टम। इसका मतलब क्या है? नाउ हर समाज में यह देखा गया कि दे ऑर्गेनाइज देमसेल्व्स इनटू ग्रुप्स बेस्ड ऑन क्लास, ऑक्यूपेशन एटसेट्रा, की बेस्ड ऑन कि आप किस तरह का व्यवसाय करते हैं, राइट। आप क्या पेंटर हैं, आप क्या मोची हैं, आप क्या किसान हैं, आप क्या बोलते हैं, आप मनी लेंडर हैं यानी कि साहूकार हैं। ऑक्यूपेशन के बेसिस पर, क्लास के बेसिस पर एक तरह से ग्रुप्स बनने लगे। इन इंडिया सोसाइटी वाज ऑर्गेनाइज्ड इन टू फोल्ड सिस्टम। एक को जाति कहते हैं, एक को वर्ण कहते हैं। इसको मैं सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश करता हूं। जो जाति होती है वो एक ग्रुप ऑफ और कम्युनिटी होती है जो जिसका कि एक स्पेसिफिक प्रोफेशनल ऑक्यूपेशन होता है, कि मैं किस तरह का काम करता हूं, उसके बेसिस पर यह समझा जाता है कि मैं इस जाति को बिलोंग करता हूं। ओके,
स्किल्स वर जनरली ट्रांसमिटेड अक्रॉस जनरेशंस, जातीज कुड सब डिवाइड इनटू सब जातीज, कि जाति के अंदर भी सब जातीज होंगे, कि अलग अलग सब जातीज जो कि और भी छोटे छोटे गुट होंगे। तो बेसिकली ये डिपेंड करता था कि मैं किस तरह के काम करता हूं, इसको जाति कहते हैं। लाइक दूसरा होता है वर्ण। ना वर्ण इज, सी जाति और वर्ण को लेकर काफी कंफ्यूजन है। आज की तारीख में हम कास्ट का मतलब जाति समझते हैं, लेकिन एक्चुअली कास्ट का मतलब वर्ण के साथ इट शुड कोरिलेट, बट आई मीन इट्स अ कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट। मैं 7th क्लास के स्टूडेंट्स को अभी नहीं बताना चाहता इन सब चीजों के बारे में। तो वर्ण एक कॉन्सेप्ट है जो कि वैदिक टेक्स्ट से आया है, और इसमें माना जाता है कि 4 वर्ण हैं। पहला वर्ण है ब्राह्मण का, जो कि नॉलेज और रिचुअल्स, पूजा पाठ हो या जिसमें भी किसी तरह के नॉलेज की आवश्यकता हो, उसको उस तरह के प्रोफेशंस को फॉलो करने वालों को ब्राह्मण माना जाता था। दूसरे हो गए क्षत्रिय, जो कि एक राज्य है उसकी सुरक्षा करने का काम क्षत्रिय करते थे, जो कि इस काम में अच्छे थे कि वो तलवार चला सके या तीर चला सके और किसी तरह से हथियारों का इस्तेमाल काफी सक्षम रूप से कर सके। तो डिफेंडेड सोसाइटी एंड लैंड एंगेज्ड इन वॉरफेयर, ओके, उनको क्षत्रिय कहा जाता था। तीसरा हो गया वैश्य, जो कि वो साहूकार हुआ, वो वैश्य वर्ण को बिलोंग करेगा। जो भी किसी भी तरह का कारोबार करते हो, बिजनेस करते हो या कृषि का काम करते हो। और चौथे हो गए शूद्र, जो कि किसी भी तरह के आर्टिजन्स हो, जो जैसे कोई लोहार हो गया या कोई मोची हो गया, किसी तरह के क्राफ्ट में करें या कामकाज करें या नौकर हो, उनको शूद्र माना जाता था। तो ये 4 वर्ण माने जाते थे उस समय पर। तो जनपद और महाजनपदा में इन 4 वर्णों के हिसाब से भी लोगों को डिवाइड किया जाता था। तो जो इंग्लिश वर्ड कास्ट है, जिसको कि आप समझते होंगे, यू वुड हैव हर्ड द वर्ड कास्ट मच मोर नाउ। सो जो इंग्लिश वर्ड कास्ट है वो आता है पोर्चुगीज वर्ड कास्टा से। और सम स्कॉलर्स इसीलिए कंफ्यूजन होता है, कुछ लोग उसको वर्ण से लिंक करते हैं, कुछ लोग उसको जाति से लिंक करते हैं, राइट। तो इसमें एक तरह का कंफ्यूजन है। जो अर्ली पीरियड था, तो ये माना जाता था कि ये इट इज ओनली फॉर अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोसाइटी बेटर, कि ओके तुम ये काम करते हो तो इसका मतलब है तुम इस वर्ण के भाग हो, इस जाति को बिलोंग करते हो। तो एक तरह से फॉर क्लासिफिकेशन एंड अंडरस्टैंडिंग के लिए जाति और वर्ण का इस्तेमाल होने लगा था। लेकिन और इससे हुआ ये कि एक तरह से जो समाज में एक स्ट्रक्चर आ गया, लोगों को समझ आ गई कि ओके ये काम करता है, ये साहूकार है, इसका मतलब है कि ये वैश्य वर्ण का भाग है और इस जाति को बिलोंग करता है। लेकिन हुआ ये था, जब ब्रिटिश यहां पर राज कर रहे थे, उस समय पर ब्रिटिशर्स ने कास्ट, वर्ण और जाति के बेसिस पर लोगों में डिवाइड एंड रूल करने का काम शुरू किया, रिलीजन के अलावा कास्ट के बेसिस पर भी। सो उसकी वजह से इसका एक तरह से नाम खराब हो गया। While important, the वर्ण जाति सिस्टम is not the only mechanism at work in India society। तो इंडिया की सोसाइटी को समझने के लिए जाति और वर्ण ही अलग ओनली बेसिस नहीं माने जाते हैं। ओके ओके, then the second last point that you need to know is about trade and communication routes। तो important communication routes opened up in the first millennium BCE for trade, pilgrimage, धार्मिक स्थलों पर जाने के लिए या मिलिट्री कैंपेन के लिए। इन सब तीनों चीजों के लिए कम्युनिकेशन रूट, जैसे मैंने कहा, नदी, आप पहाड़ देख सकते हैं, यहां पर नदी से नाव के सहारे आप कुछ ना कुछ सामान ले जा रहे हैं, ये दूसरे राज्य ले जाएंगे, वहां पर उसको बेचेंगे, वहां पर आपको पैसे मिलेंगे, आप यहां पर आएंगे, उन पैसों से आप कुछ और खरीदेंगे, कहीं और जाके ट्रेड करेंगे, या कुछ हथियार खरीदे जाएंगे राज्य की तरफ से, या आप किसी धार्मिक स्थल जाएंगे। तो आप देख सकते हैं पूरी तरह से इनकी जो आर्थिक व्यवस्था है वो पूरी तरह से फ्लरिश इस तरह से ही होती है, राइट। और यहाँ पर कामकाज जो चल रहा है, यहाँ पर ये व्यक्ति कुछ बेच रहा है, ये यहाँ पर बंदा पॉटरी कर रहा है, तो अलग अलग तरह के ऑक्यूपेशंस भी होते थे। टू मेजर रूट्स मेंशन्ड इन लिटरेचर आर दी उत्तरा पथा एंड दी दक्षिणा पथा। पथा मतलब पथ कह सकते हैं, दक्षिणा पथा यानी कि पथ, जैसे राजपथ, जनपथ हुआ ना, पथ मींस रोड,
तो ये हो गया सदर्न रोड, ये हो गया नॉर्दर्न रोड। नॉर्दर्न रोड, सदर्न रोड, बिकॉज उत्तर का मतलब नॉर्थ, दक्षिण का मतलब साउथ। तो उत्तर पथा कनेक्टेड नॉर्थ वेस्ट रीजन टू द गंगा प्लेन्स। नॉर्थ वेस्ट रीजन यानी कि जो हिमालय और आज का जो पाकिस्तान है उधर से लेकर गंगा की तरफ, यानी कि ऑलमोस्ट इस तरह से एक एंगल में उसको ज्वाइन करता था, एंड टू ईस्टर्न इंडिया। तो इस तरह से इसको कहते थे उत्तर पथा। जो दक्षिण पथा स्टार्टेड फ्रॉम कौशंबी, कौशंबी इधर, एंड वेंट टू द विंध्यास, यानी कि ऑलमोस्ट टिल द गोदावरी के पास, वहां तक साउथ, यानी कि वो दक्षिण की दिशा में नीचे जाता था। तो ये दो मेजर रूट्स बन गए जिसमें कि कारोबार होता था, मिलिट्री कैंपेन होते थे और धार्मिक स्थलों की भी यात्रा होती थी। नाउ आप देखेंगे जो लैटरल रोड्स है कनेक्टेड टू कोस्टल पोर्ट्स व्हिच वर वाइब्रेंट ट्रेड सेंटर्स, राइट? बिकॉज अगर आपके पास एक पोर्ट होगा जो कि समुद्र तट पे होगा, वहां से आप दूसरे देश में भी कारोबार कर सकते हैं, वहां पर भी आप सामान बेच सकते हैं, पैसे ज्यादा कमा सकते हैं। तो जितने भी कोस्टल इलाके हैं उनको काफी उससे फायदा होता था। सो जितनी भी सड़कें थी, जितने भी पथ थे, वो सीधे के सीधे जाकर इन पोर्ट्स के साथ मिल जाते थे। जो दक्षिण के जो रीजन थे, दे वर रिच इन रिसोर्सेज लाइक प्रेशियस स्टोन्स, गोल्ड एंड स्पाइसेस। जैसे केरल में देखें, आपको वहां पर स्पाइसेस काफी सारे मिलेंगे, रबर मिलेगा, स्पाइसेस जिसमें कि कार्डमम हो, पेपर हो, वो सारे के सारे। इनफैक्ट जो पहली बारी वास्को डी गामा यहां पर भारत में आया था 1498 में, वो स्पाइसेस और गोल्ड की खोज में आया था, राइट? ट्रेडिंग विद द रेस्ट ऑफ इंडिया एंड ओवरसीज किंगडम्स, राइट? By 300 and or 200 BC, the entire subcontinent, यानी कि जो भारतीय सबकॉन्टिनेंट था, was interconnected, कि यहां पर सभी पथ थे, either through roads or through the rivers. Goods, culture, ideas and teaching. तो अगर दक्षिण भारत का बंदा उत्तर भारत में जाए, या उत्तर भारत का बंदा दक्षिण भारत में जाए, या पूर्वी भारत का बंदा दक्षिण भारत में आए, तो आपस में बातचीत होगी, नई भाषाएं सीखने को मिलेगी, नई चीजों के बारे में पता चलेगा। तो वो काफी सारी चीजें होने लगी। आइडियाज, संस्कृति, जितने भी सामान थे या जितनी भी सीख थी, वो सभी एक जगह से दूसरी जगह जाने लगे, क्योंकि रूट्स, रोड्स और वाटरवेज खुल गए, और इससे काफी फायदा हुआ भारत के अंदर और भारत के बाहर जाने में भी। दक्षिण भारत की बात करें, ये आप चोला टेम्पल की तस्वीर देख रहे हैं। यहां पर शहर आने लगे 400 BCE के आसपास, और जितनी भी खुदाई हुई है आर्कियोलॉजी द्वारा, उससे ये पता चलता है कि यहां पर काफी सारी कमर्शियल एक्टिविटी भी होती थी। जैसे मैंने कहा, दे वर रिच इन स्पाइसेस, स्टोन एंड गोल्ड। एंड अराउंड दिस टाइम यहां पर 3 प्रमुख जो किंगडम्स थे वो काफी प्रमुख रूप से माने जाते हैं। एक तो है द ग्रेट चोला एम्पायर, जो कि मुगल एम्पायर या मराठा एम्पायर से किसी भी तरह से कम नहीं है इन टर्म्स ऑफ ग्रैंडर, इन टर्म्स ऑफ आर्किटेक्चर ऑफ द टेम्पल्स, इन टर्म्स ऑफ द माइट ऑफ द चोला एम्पायर। सो चोलास वर एक्सट्रीमली पावरफुल। आप तंजावुर कभी जाएंगे तमिलनाडु में, वहां पे जो बृहदेश्वरा टेम्पल है आप देखेंगे, एंड यू विल सी द काइंड ऑफ आर्किटेक्चर दैट वाज मेड एट दैट टाइम ऑन स्टोन। देन चेरास इज अनदर किंगडम, एंड पांड्यास, इन्होंने कई सारे मंदिरों का निर्माण किया और इनका आर्किटेक्चर काफी प्रमुख माना जाता है। किंगडम्स एमर्ज, दीज किंगडम्स एंड देयर किंग्स आर मेंशन्ड इन द मोस्ट एंशिएंट तमिल लिटरेचर। सो तमिल की जो संस्कृत जो लिटरेचर है, किताबें हैं, उनको पढ़ेंगे या मंदिरों की इंस्क्रिप्शंस पढ़ेंगे। इनफैक्ट मैं पिछले हफ्ते जब तिरुमला मंदिर गया था, वहां पर अगर आप देखें, तिरुमला मंदिर जो मेन मंदिर है, लॉर्ड वेंकटेश्वरा बालाजी का भगवान का जो मंदिर है, उसकी दीवारों पर आप देखेंगे जितने भी इंस्क्रिप्शन है वो सभी तमिल में लिखे गए हैं, वो सभी तमिल में लिखे गए हैं। तो ये हो गई दक्षिण भारत की गतिविधियां। और लास्ट में ये पूरा पीरियड, ये जनपदा और महाजनपदा का जो पीरियड है, इसको तो कहते हैं सेकेंड अर्बनाइजेशन ऑफ इंडिया, और इसकी तारीख वगैरह भी मैंने आपको बता दी। ये इतना प्रमुख और महत्वपूर्ण क्यों है? इसका कारण यह है कि अर्बन लाइफ रिटर्न टू इंडिया आफ्टर 1000 years, बिकॉज ऑलमोस्ट 1000 years के लिए यहां पर किसी भी तरह का शहरी जीवन भारत में कहीं पर भी नहीं था। तो महाजनपदा और जनपदा की मदद से शहरी जीवन वापस आ गया। दूसरा प्रमुख कारण इसका महत्व यह है
कि पावरफुल किंगडम्स ट्रेड एंड कल्चर ग्रू, जैसे चोला एम्पायर, पांड्या एम्पायर इन साउथ, नॉर्थ में भी जो मगध में था, कौशंबी में था, वहां पर भी काफी सारे, उज्जैन में जो था वहां पर भी काफी शक्तिशाली राजा थे। एंड रूट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी इकोनॉमी एंड डेमोक्रेसी वर लेड। तो इसी से डेमोक्रेसी, जो जैसे मैंने बताया सभा और समिति के बारे में, गणा के बारे में, तो उससे एक तरह से लोकतांत्रिक रूप से भारत को किस तरह से चलाना है उसकी भी शुरुआत अर्ली रिपब्लिक्स द्वारा यहां पर ही हुई थी, राइट। तो विद दिस वी कम टू द एंड। मैंने कुछ छोड़ा नहीं है यहां पर, सभी के सभी। तो इसीलिए अब इसके बाद अगर आप, तो यहां पर आपको ये एक्सरसाइज करना है कि यहां पर आप लिखेंगे गंगा प्लेन्स में फर्स्ट है, सेकंड गंगा प्लेन्स का होगा सेकंड अर्बनाइजेशन, उसी तरह से आयन होगा सेकंड अर्बनाइजेशन। तो आप लिख लीजिए कि कौन सा फर्स्ट अर्बनाइजेशन, सेकंड अर्बनाइजेशन है, और उसका कोई उदाहरण हो तो वो भी आप लिख सकते हैं। आपके लिए ये एक होमवर्क हो सकता है। सो दिस इज बेसिकली एज फार एज दिस पर्टिकुलर चैप्टर इज कंसर्न। आई होप आपको पूरी तरह से समझ में आ गया। अब आपको एक काम करना है, जो होमवर्क है, आपको जितने भी क्वेश्चंस लास्ट में है उनको देखना है, आप कर पाएंगे। मैं टेस्ट पेपर अलग से बाद में दूंगा। वीडियो को शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना है, और तीसरी और सबसे प्रमुख बात, 3 और बच्चों को चैनल के बारे में बताना है। तभी चैनल के बारे में और लोगों को पता चलेगा और हम इसको एक पैन इंडिया, पैन भारतीय चैनल बना पाएंगे। ओके, सो टिल द नेक्स्ट वीडियो, टाटा बाय बाय, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।